गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 5 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की आर्मी ने टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत करी है। हमारा ही पड़ोसी देश, नाम नेपाल। नेपाल ने हाल ही के अंदर कपड़ा व्यवसाय की शुरुआत करी है। ये कह सकते हैं कि आर्मी अभी अपने हाथ जो है वो सेना के जो युद्ध या अलग प्रकार की जो सैन्य एक्सरसाइज तो वो तो करती है, इसके अलावा व्यापार के अंदर भी वो उतर रही है। तो ऐसा कौन सा देश बना है, इसका आंसर होने वाला है कौन सा, नेपाल। अभी वर्तमान में नेपाल सेना टेक्सटाइल, लेकिन आपको गौर करने वाली ये बात है कि नेपाल आर्मी ने पहली बार ही टेक्सटाइल के क्षेत्र के अंदर कदम नहीं रखा। इससे पहले भी वो रोड कंस्ट्रक्शंस का काम भी वो पहले कर रही थी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और इवन पानी की बोतल बेचने तक का जो कार्य कर रही थी वो कौन कर रही थी, नेपाल की आर्मी कर रही थी। अब जो प्रश्न जो संदर्भ में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो बंद होगी, तो आज के 48 साल पहले एक टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री है वो काठमांडू के पास में इसको स्थापित किया जाता है। और 24 साल पहले नेपाली नरेश ज्ञानेंद्र ने इसको बंद कर दिया था और पिछले 5 सालों से बिल्कुल फैक्ट्री बेकार पड़ी थी। हेतोदा नामक एक स्थान जहां पर यह फैक्ट्री चल रही थी और 5 सालों से वर्तमान में वो बंद थी। सेना ने इस फैक्ट्री का संचालन अपने हाथ में लेते हुए इस प्रकार का एक प्रपोजल रखा है। और प्रपोजल किसके सामने रखा, प्रधानमंत्री जिनका नाम प्रचंड कमल दहल, उनके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इस जो फैक्ट्री है इसको हम चला लें। और इस प्रस्ताव को जो है जिस प्रकार से अगर मंजूरी मिल जाती है उसके बाद में सेना ऐसा भी कर सकती है, या कह सकते हैं वो टेक्सटाइल बिजनेस में भी उतर सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा। तब ये जो फैक्ट्री जो काफी लंबे समय से जो यहाँ पे खराब अवस्था के अंदर थी या बंद पड़ी हुई थी, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं 1.93 अरब करोड़ की इसके अंदर जरूरत पड़ेगी नेपाली रुपया, तब जाकर के ये फैक्ट्री दोबारा से शुरू हो पाएगी। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री जिनका नाम प्रचंड कमल दहल है तथा राष्ट्रपति है जिनका नाम रामचंद्र पांडे। नेपाल हमारा पड़ोसी देश और बहुत सारी ऐसे भारत के जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के साथ में लगती है। कौन कौन से राज्य से लगती है, तो उत्तराखंड की तो यूपी, बिहार, सिक्किम और साथ में पश्चिमी बंगाल, ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के साथ में लगती है। अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर नेपाल इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था क्योंकि हमारे साथ में, या कह सकते हैं भारत के साथ में, सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो भी भारत के साथ में नेपाल कंडक्ट करता है। अभी हाल ही के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट जो खेला जाना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों की संयुक्त मेजबानी के मध्य, वहां पे भी 10 साल बाद नेपाली क्रिकेट टीम ने उसके अंदर क्वालिफाई किया है। और अभी वो वर्तमान में जो T20 का जो मैच खेले जाने वाले हैं एज ए वर्ल्ड कप के अंदर, जिसका आयोजन होगा अमेरिका में, और ये कहां से चलेगा, 1 जून से लेकर के 29 जून तक ये चलने वाले हैं। कहां पे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में। तो वहां पे भी नेपाल की टीम वहां पे लेने वाली है भाग। दो इसका जो आंसर होने वाला है कि हाल ही में किस देश की आर्मी ने टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत करी है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, नेपाल। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। नेपाल आर्मी द्वारा पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री को टेक ओवर करने के बाद इस बिजनेस को शुरू करने के मूड में है। फैक्ट्री काठमांडू के नजदीक होने के कारण इसकी वजह से इसका जो परिचालन है इसको थोड़ा सा आसानी से वो कर पाएगी। सेना इससे पहले भी आप ध्यान देने योग्य जो बात है, जहां पे पेट्रोलियम है, रोड कंस्ट्रक्शन है, स्कूल्स है, मेडिकल है और कॉलेज के कारोबार से भी ऑलरेडी पहले से वो जुड़ी हुई है। जिस प्रकार अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना भी इस प्रकार के व्यापार को करती रहती है और हमारा एक नजदीकी पड़ोसी देश
नेपाल, वो भी इसके अंदर कूद पड़ा है। वर्तमान में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनका नाम रामचंद्र पांडे, जबकि प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्प कमल प्रचंड दहल। हाल ही में नेपाल 10 साल बाद में T20 विश्व कप के अंदर भाग लेगा और भारत के साथ में सूर्यकिरण जो अभ्यास है वो भारत के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज भी वहां की सेना करती रहती है। तो चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? भारत के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है। और अभी वर्तमान में ऐसे कौन से मसाल वाहक बनेंगे जिन्होंने, ये कह सकते हैं जो 2024 में भी वर्तमान में जो पेरिस के जो गेम्स होंगे ओलंपिक के होंगे और वहां पर ये मसाल ध्वज को लेकर के चलेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने 2008 के अंदर जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर उन्होंने एज ए इंडिविजुअल कैटेगरी में व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। भारत के लिए इससे पहले ऐसा कोई कारनामा व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर तो कोई भी नहीं कर पाया था और सबसे पहले इन्होंने 2008 के अंदर सफलता का स्वाद एज ए व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर भारत को दिलाया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के अंदर स्वर्ण पदक को जीता था। वर्तमान में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके ये मेंबर भी हैं और यही 2024 के अंदर जो वर्तमान अभी जो आगामी जो ये कह सकते हैं कि आगामी इसी साल जो होने वाले जो ओलंपिक्स है उनके अंदर ये मसाल वाहक के तौर पे भी क्या लेने वाले हैं? भाग लेने वाले हैं। अब बात करते हैं कि पिछला जो गेम हुआ था ये हुआ था 2020 में। 2020 के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे और भारत का उसमें स्थान कितना था? तो उसमें था 48वां स्थान, 48वां स्थान रहा था। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर भी जितने जो पदक लेकर के आए थे वो कौन कौन थे? तो 1 स्वर्ण था, 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य पदक, जिनके साथ में भारत 48 रैंक के ऊपर ठहरा था। अभी हाल ही के अंदर ये भी बातें करी जा रही हैं कि 2036 तक भारत भी ओलंपिक करवाने की क्या कर सकता है? दावेदारी कर सकता है। ऐसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार एक वक्तव्य आया था जिसके अंदर कहा गया था कि हम भी इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के अगर तरीके से देखा जाए तो उसके हिसाब से 1982 के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे वो भारत ने करवाए थे। इसके अलावा 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम वो भी भारत ने ही करवाए थे और अभी भारत अपने आप में आपको क्या कर रहा है? वो तैयार कर रहा है कि 2036 के अगर जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी मेजबानी भारत भी उसके लिए भी दावेदारी कर सकता है। तो चलिए आप देख रहे हैं इसका जो आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है कौन सा? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर 10 मीटर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। IOC एथलीट आयोग के ये सदस्य भी हैं। मसाल ले जाने वाले 11,000 मसाल धारकों में से ये एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2008 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं 2024 की, जहां पे ओलंपिक कहां पे होंगे? पेरिस के अंदर होंगे। 2020 के जो मेडल टैली के हिसाब से देखा जाए कि टोक्यो के अंदर जो जितने भी जो मेडल जीते गए थे उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था। सबसे ज्यादा कैटेगरी में किसके में आए थे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर 1 स्वर्ण जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 रजत जीते थे और 4 कांस्य पदक जीते थे और 48वां स्थान भारत का रहा था। सवाल पूछा जा सकता है इसी के क्रम में। अब बात करते हैं 2016 के अंदर भारत की ऐसी एक महिला लेडी, रिलायंस ग्रुप की वो चेयरपर्सन है एज ए विमेन लेडी के तौर पे और जिनका नाम है नीता अंबानी, वो IOC की सदस्य भी रही है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चर्चा इसलिए भी चली कि इसका 141वां जो सत्र था ये कहां पे हुआ था? IOC का ये हुआ था मुंबई में, जहां पे इन्होंने शिरकत करी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शिरकत करी थी और वहीं पे इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा गया कि 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो लॉस एंजिल्स के अंदर खेले जाएंगे और वहां पे क्रिकेट को उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। बड़ी बात है भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर
प्रदर्शन के मामले में देखा जाए और भारत के लिए क्रिकेट एक धर्म के समान, तो 2028 के अंदर इसको ओलंपिक के अंदर भी इसको क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया। अब बात करते हैं 2036 की बात क्यों आई। 2036 तक ये कहा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम भी इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी ओलंपिक गेम्स के आयोजन के लिए जरूरी होता है उसको हम तैयार कर लेंगे 2036 तक। तो भारत की दावेदारी 2036 में हो ले गेम्स की जो नजर है वो भारत की उस पर टिकी हुई है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि 1982 के अंदर हम क्या करवा चुके हैं, तो एशियन गेम्स करवा चुके हैं, जबकि 2010 के अंदर अपन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में करवा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पहले वाले प्रश्न में हम पढ़ करके आ रहे हैं कि 2024 का ओलंपिक कहां पे खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा पेरिस के अंदर, और उसी के अंदर अभिनव बिंद्रा मसाल लेकर के भी उसके अंदर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो ये है यूपीआई। हम सब लोगों को पहले से विदित कि एक डिजिटल ट्रांजैक्शन, और भारत के लिए ये एक आम, भारत के अंदर तो 5 रुपए का भी अगर अपन ट्रांसफर करते हैं पैसे तो किसके द्वारा करते हैं? यूपीआई के द्वारा ही करते हैं। लेकिन एफिल टावर सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक जो फ्रांस के अंदर है, और वहां पे हमारे जो राजनयिक उनके द्वारा यूपीआई के द्वारा पहली बार पेमेंट ये किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास में एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूआईपी के नाम से, यूपीआई के नाम से जाना जाता है, उसको औपचारिक तौर पे इसको क्या कर लिया गया, इसको लॉन्च कर लिया गया। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं एफिल टावर। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के जो टिकट कटवाएंगे वो किसके द्वारा कराएंगे? यूपीआई के द्वारा ही करवाएंगे। अब बात करते हैं कि फ्रांस और कौन कौन से जो संगठन है जिनका मुख्यालय कहां पर है, वो फ्रांस के अंदर है। तो आप देख रहे हैं आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका फ्रांस में है। अब बात करते हैं एफएटीएफ, काफी चर्चाओं में इसलिए भी रहता है कि पाकिस्तान से संबंधित है और पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हो रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके अलावा यूनेस्को, और लास्ट में है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का जो ऑफिस है वो भी कहां पर स्थित है? वो भी फ्रांस के अंदर ही स्थित है। अब बात करते हैं कि भारत जो है वो अपना वाणिज्यिक दूतावास फ्रांस के अंदर कहां पे उसने खोला है, तो यह कौन सा? मार्सिल के अंदर अपना वाणिज्यिक दूतावास भी वो खोलेगा। अब लास्ट के अंदर ये है कि अभी भारतीय जो प्रधानमंत्री है उनको फ्रांस के द्वारा एक बहुत बड़ा क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया। अवार्ड कौन सा था? ये था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भारतीय प्रधानमंत्री सम्मानित है। हाल ही के अंदर दक्षिण भारत के जो संत थे जिनका नाम कवि तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का भी अनावरण कहां पे किया गया? वो भी फ्रांस के अंदर ही किया गया। और सब लोगों को विदित कि 2024 के जो अभी पेरिस ओलंपिक जो खेल खेले जाएंगे वो भी इसी राष्ट्र के अंदर ही खेले जाएंगे। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एफिल टावर के अंदर जो भारतीय लोग जाते थे यहां से, जो विश्व भर के और जो लोग जाएंगे वो यूपीआई के थ्रू भी वहां पे टिकट्स कटवाने के लिए यूपीआई का प्रयोग वो कर पाएंगे। ऐसा फ्रांस पहला यूरोपीय देश होगा। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहां पर किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? वाराणसी। तो वाराणसी यूपी का एक बड़ा शहर, और वहां पे किसान मेले का आयोजन वहां पे किया जा रहा है, जहां पे 6 राज्यों के किसान इस सम्मेलन में लेंगे भाग। साथ ही साथ वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान 3 से लेकर के 5 फरवरी तक ये वर्तमान में वहां पे चल रहा है। 6 विभिन्न राज्यों के 5000 से अधिक किसान इसके अंदर ले रहे हैं भाग। अब उद्देश्य क्या है? मूल्य संवर्धन, कृषि मशीनीकरण, ड्रोन किट, रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित वहां पे किए जाएंगे, जिसमें देश भर के कृषि विशेषज्ञ किसानों से संवाद करने का मौका मिलेगा और अपनी जो उपज है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए और फसलों के अंदर जितनी भी प्रकार की जो बीमारियां लगती है उनकी रोकथाम के लिए भी इस प्रकार के विशेष सेशन अभी वहां पे कहां करे जाएंगे? वाराणसी में इसके आयोजन किए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स की पहल शुरू करी है? ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है? ये डिजिटल डिटॉक्स वो है कि अगर हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अभी कर रहे हैं किस पे? मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन टाइम है उसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मानसिक विकार का शिकार हो जाते हैं और ज्यादा
अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते। और इसी के लिए डिजिटल डिटॉक्स की पहल की शुरुआत कहां पर करी गई है, तो ये कर्नाटका के अंदर करी गई है। और इस कर्नाटका जिसकी राजधानी बेंगलुरु, अब आप देख रहे हैं कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड, इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स तो आप देख ही रहे हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करी जाएगी जिसके अंदर बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम मिले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसके अंदर क्या लगे, वो पार्टिसिपेट करने लगे। अब हाल ही के अंदर कर्नाटक इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहां पे किया, कर्नाटका में करा। रक्षा रम्य को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष उनको बनाया गया है। आप देख रहे हैं नाममा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया गया, बेंगलुरु के अंदर किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर महिला एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखा जाए सबसे ज्यादा तादाद किस राज्य की, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, यह भी कर्नाटका ही हो जाएगा और बेंगलुरु वहां की राजधानी। बेंगलुरु भारत के सबसे, कल हमने जो सेशन करा था उसके अंदर देखा था हमने कि बेंगलुरु कर्नाटक का एक बड़ा शहर और भारत के सबसे पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन भी कहां पे किया गया, वो भी वहीं पे किया गया जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप 56 कैटेगरीज के अंदर लोग इसके अंदर क्या लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने के लिए एक योजना चलाएगी जिसके अंदर स्वावलंबी योजना इसका नाम दिया गया। क्या होता है इसके अंदर जो लोग इसके अंदर दायरे के अंदर आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जिसके अंदर मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, इस जो छोटे छोटे ये कह सकते हैं छोटी आबादी वाले जो धर्म के जो धर्मावलंबी यहां पे रहते हैं उनके लिए चौपहिया वाहनों की खरीद के अंदर इनको क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है और वह भी कम ब्याज की दर पर। दूसरा स्वावलंबी सारथी योजना के, सारथी का मतलब भी आप जानते हैं चौपहिया वाहन है, लेकिन इसके अंदर सारी कैटेगरीज को इसके अंदर शामिल किया गया जिसके अंदर बीपीएल है, एससी है, एसटी है और अल्पसंख्यक लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। हालांकि अल्पसंख्यक लोगों के लिए पहले से स्वावलंबी योजना तो चली रही है लेकिन स्वावलंबी सारथी योजना के दायरे में भी उनको रखा गया है। सभी बेरोजगार लोगों के लिए वाहनों की खरीद पर सब्सिडी उनको प्रदान करने का कार्य इस प्रकार की स्कीम कर रही है। राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से क्या हो गए, वापस बाहर आ गए। जिस प्रकार आरबीआई ने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन जारी करा था कि 2000 के नोट जिन जिन लोगों के पास में है एक तय सीमा के अंदर वो वापस अपनी बैंकों के अंदर जमा करवा देवे, और उसी के क्रम के अंदर 97.50% नोट जो 2000 से संबंधित थे वो सारे के सारे क्या हो गए, आरबीआई के पास में वापस आ गए। जो लेस नोट आपको जो दिखाई दे रहे 2.50% जो परसेंटेज जो नोट्स थे वो अभी भी वर्तमान में ये कह सकते हैं लोगों के पास अभी भी जमा के रूप में है। और इसी के क्रम के अंदर आप जान रहे हैं कि 2000 के 97.38% नोट प्रचलन से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। और वापसी की घोषणा के समय 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट अभी क्या थे, प्रचलन में थे। अभी 9330 करोड़ रुपए के नोट ही वर्तमान में प्रचलन में है, बाकी लगभग सारे के सारे नोट वापस आ गए हैं। और हम सब लोगों को पहले से विदित कि जो बड़ा जो नोट है उसको यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नकली नोटों का कारोबार उसको रोकने के लिए इस प्रकार का डिमोनेटाइजेशन भी इसी की वजह से किया गया था। और उसके बाद में 2000 के नोटों को भी क्या कर दिया गया, यह कहे कि बंद कर दिया गया था। वर्तमान में आरबीआई जो है उसके जो गवर्नर है जिनका नाम शक्तिकांत दास है। और आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य करना शुरू किया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी मुंबई में। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, पवन कुमार। पवन कुमार भारतीय लेखा सेवा के अधिकारी हैं और उनको अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के तौर पर उनको वहां पे उनको नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं उनके बारे में कुछ अन्य चीजें। पवन कुमार श्री कुमार वित्त मंत्रालय के वे विभाग के तहत भारतीय लागत सेवा लेखा सेवा के 1992 बैच के ये अधिकारी रहे हैं, जिनको अभी वर्तमान में वित्तीय सलाहकार के तौर पे वित्त विभाग के वहां पे इनको अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं कि कुछ इस महीने की अन्य प्रमुख नियुक्तियों के बारे में भी। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक जिनका नाम क्या है,
प्रसन्न कुमार वो बने हैं। यूपीएससी की जो नए मेंबर बने हैं जिनका नाम है सीलवर्धन सिंह को भी क्या किया गया है, इसके अंदर शामिल किया गया है। और बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक के रूप में महेश्वर राव को भी नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक पद पे भी उनको तैनात किया गया है। ये जनवरी माह की जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां थी उनके संबंध के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अभी वर्तमान में जो बोट एक कंपनी है उसका उनको ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह तो बोट के बने हैं। इसके अलावा बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया के अपने जो ब्रांड एम्बेसडर वो किनको बनाए? इन्हीं की धर्मपत्नी जिनका नाम दीपिका पादुकोण को इन सारे ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं इस पर, सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? सोनू सूद को। जबकि ASIT इज न्यूट्रिशंस के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये रणवीर कपूर को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अब जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तरंग शक्ति एक वायुसेना का बहुत बड़ा एक अभ्यास, और यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर यह किया जाएगा। इसकी हालांकि तिथि तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये अगस्त माह 2024 के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर भारत और उसके जो खास रणनीतिक सहयोगी वो इसके अंदर लेने वाले हैं भाग। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर 12 ऐसे देश हैं जो इस वायुसेना के बहुत बड़े अभ्यास के अंदर लेने वाले हैं भाग। अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं, तो USA, UK, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश इस बड़े सैन्य अभ्यास के अंदर भाग लेने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये जोधपुर एयरबेस एशिया का सबसे बड़ा एयरबेसों में से ये एक है, और यहीं पे पहले भी जॉइंट एक्सरसाइज इस प्रकार की होती रही हैं। इसके अंदर सभी देशों के उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमान तथा हेलीकॉप्टर तथा UAVs भी इसके अंदर लेने वाले हैं भाग, और वहीं अपने सैन्य क्षमताओं का क्या करेंगे, यहाँ पे आकलन करेंगे और एक दूसरे देशों के साथ में क्या करेंगे, रणनीतिक संबंध मजबूत करने का कार्य भी करेंगे। तो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? जोधपुर में होने वाला है। संभावित जो तिथि है वो अगस्त 2024 है, जिसके अंदर 12 इसके जो भारत के जो पार्टनर देश हैं वो इसके अंदर लेने वाले भाग हैं। और बहुत बड़ी एक्सरसाइज, अभी तक की बड़ी एक्सरसाइजों के अंदर तरंग शक्ति एक्सरसाइज अभी होने वाली है राजस्थान के जोधपुर शहर में। 12 देशों के साथ में भारत के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज ये करने वाले हैं। और अंतरिम बजट के अंदर सबसे ज्यादा खर्च, अब बात करते हैं कि हाल ही के अंदर आप कह सकते हैं रक्षा मंत्री के द्वारा भी बहुत बड़ा एक वक्तव्य है कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और अभी अंतरिम बजट जो वर्तमान में वित्त मंत्री महोदया के द्वारा जो बजट रखा गया उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर इंफेसाइज किया गया GDP का बहुत बड़ा एक हिस्सा 6.1 लाख करोड़, ये रक्षा बजट हमने अंतरिम बजट के अंदर रक्षा के लिए रखा है। तो आप देख रहे हैं, और बहुत बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज हम अन्य देशों के साथ में करने वाले हैं। अभी वर्तमान में 2024 के अंदर डेजर्ट साइक्लोन, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हम किसके साथ में कर रहे थे, UAE के साथ करा है। और ये कहां पे करा है? ये जैसलमेर के अंदर हमने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। वैसे देखा जाए तो एक डिफेंस से जुड़ी हुई एक अन्य चीज की नौसेना का कल ही एक विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS संध्याक, इसको भी भारतीय नौसेना के अंदर माननीय रक्षा मंत्री महोदय के द्वारा उसको भी कमीशन किया गया। वैसे देखा जाए कि नौसेना का जो दिवस है वो कौन सा होता है? 4 दिसंबर को नौसेना का दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। अगर आपको किसी प्रकार के और चीजें भी पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।